अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तज़किया के इस ख़ुसूसी शो के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, गाड़ियों की सनत के हवाले से। दुनिया में सिर्फ 49 ममालिक हैं जहां गाड़ियां बनती हैं। पाकिस्तान उन 49 ममालिक में शामिल है जहां गाड़ियां बनती हैं। इसी तरह दुनिया में इसमें पाकिस्तान 34वें नंबर में है। 16 ऐसे मुल्क हैं जहां मोटरसाइकिल, लाइट वेट, हर किस्म की गाड़ी बनती है और पाकिस्तान उन 16 ममालिक में भी शामिल है जहां हर किस्म की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री मौजूद है। हमें अपनी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री से बहुत से गिले भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम दुनिया के उन 49 ममालिक में शामिल हैं जहां गाड़ियां बनाने की सनत मौजूद है और मुकामी तौर पर गाड़ियां तैयार होती हैं। जिस तरह बाकी सनतें बहरान का शिकार हैं, वैसे गाड़ियां बनाने की ये सनत भी हमारी कुछ बहरान का शिकार है। जब हमारे यहाँ डॉलर डिवैल्यू होता है तो गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। लोगों को गाड़ियों की प्राइसिंग पे बहुत एतराज़ है कि हमारे यहाँ गाड़ी बहुत महंगी है। फिर हमारे यहाँ अपनी बनी हुई गाड़ी भी है और हमारे यहाँ इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। फिर लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं, लोकल गाड़ी का भी और इम्पोर्टेड गाड़ी का भी। हमने आज के प्रोग्राम में ये भी बात करनी है कि जिन ममालिक में गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ मुकामी तौर पर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से उन 49 ममालिक में क्या पॉलिसी होती है। क्या इंपोर्टेड और मुकामी गाड़ी का कंपटीशन कराया जा सकता है? क्या हम यूज्ड इंपोर्टेड कार्स को लाने की इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि हम नई गाड़ियाँ बना रहे हैं और नई गाड़ियों का मुकाबला हम यूज्ड इंपोर्टेड कार से करना चाहते हैं। पुरानी चली हुई जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको हम अपनी नई गाड़ियों के मुकाबले में कंपटीशन कराते हैं। ये दुनिया के कितने ममालिक में ऐसा होता है कि यूज्ड गाड़ियों को इन कंपटीशन विद दी लोकल न्यू कार्स आप लेके आते हैं। ये पॉलिसी दुनिया में और कितने ममालिक में मौजूद है। और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ बन रही हैं, हमें इस सनत से ये भी गिला है कि ये इतने सालों में मुकम्मल गाड़ी यहाँ नहीं बना सके। बाकी जिन ममालिक में गाड़ियाँ बन रही हैं उन्होंने 100% गाड़ी बनानी शुरू कर दी है और ये 100% गाड़ी नहीं बना रहे। लेकिन जो भी है, इस सनत को बचाना भी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अब हमें गाड़ियाँ नहीं बनानी और गाड़ियाँ बनाने की सनत यहाँ से चली जाए। बहुत सारी सनतें ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इस गाड़ियाँ बनाने की सनत की, मोटरसाइकिल बनाने की सनत के मसाइल पर हम आज बात करेंगे और मेरा ख़ुसूसी फ़ोकस होगा इंपोर्टेड कार्स के हवाले से। और बात करेंगे क्योंकि मैं पिछले 1 साल का डाटा देख रहा था तो पाकिस्तान में यूज्ड इंपोर्टेड कार्स की शरह बहुत बड़ी है और मुकामी तौर पे जो गाड़ियाँ तैयार होती हैं उनकी शरह कम हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की मार्केट यूज्ड इंपोर्टेड कार्स ने कैप्चर की है इन कंपटीशन विद द लोकल मैन्युफैक्चरिंग कार्स, मतलब जो हमारे यहाँ मुकामी गाड़ियाँ बन रही हैं उसकी निस्बत आज यूज्ड पुरानी दरामद जो हम गाड़ी करते हैं यूज्ड कार्स, उनका शेयर बड़ा है। तो क्या ये लोकल इंडस्ट्री के लिए हेल्दी कंपटीशन है कि वो अपना कंपटीशन करें और यूज्ड कार्स के मुकाबले पे सस्ती गाड़ी लेकर आएँ, या ये हमारी इंडस्ट्री के लिए जहर कातिल है और हमें इस हवाले से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे साथ इंडिया गाड़ियाँ बनाता है, क्या वहाँ यूज्ड इंपोर्टेड कार्स की इजाज़त है? थाईलैंड में गाड़ियाँ बनती हैं, क्या वहाँ यूज्ड इंपोर्टेड कार्स की इजाज़त है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ गाड़ी बनती है वहाँ यूज्ड इंपोर्टेड कार्स के हवाले से क्या पॉलिसी है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही आज रिच पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल, जो वज़ीर-ए-आज़म के माशी टीम के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पे। उनसे कुछ हुकूमत की नुमाइंदगी इसके ऊपर लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली असगर जमाली साहब, जो CEO हैं इंडियस मोटर्स के। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अल्लाह वाला साहब, जो पापाम की नुमाइंदगी करेंगे। ये पापाम जो है, ये जो गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं उसकी जो गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरर्स की तंजीम है वो उसको पापाम कहते हैं। और मेरे साथ माशी माहिर शकील रामे साहब भी आज मौजूद हैं ताकि वो भी हमें कुछ इस हवाले से इनपुट दे सकें। तो शुरू करेंगे हम आमिर अल्लाह वाला साहब से। आमिर अल्लाह वाला साहब, गाड़ी इंपोर्टेड भी आ जाए तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप भी पुर्जे बनाने शुरू कर दें। आपका क्या इशू है? अगर यूज्ड इंपोर्टेड कार्स मार्केट में आएंगी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उसका भी पुर्जा बनाएं। अगर कोई इंपोर्टेड कार आई है आप उसका पुर्जा बनाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि एक गलत फ़हमी है जिसको मैं, हमारी इंडस्ट्री के बारे में गलत फ़हमी है जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ।
आपकी इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी गलतफहमी है जी। एक हो तो मेरा मतलब कुछ गुजारा हो जाए हमारा। बिल्कुल ठीक है ना। मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सिर्फ असेंबल होती हैं और लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होते, उसके पार्ट्स और बहुत सारी कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर से आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 12 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। उन कार मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट्स सप्लाई करने के लिए कोई 150 के करीब कंपनीज़ हैं जो कि उनके लिए मुख्तलिफ पार्ट्स बनाती हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों पार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में लोकली बन रहे हैं। हर जॉब, एक जॉब जो असेंबलिंग कंपनी में पैदा होती है उसके मुकाबले में 8 जॉब्स हैं जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होती हैं। मतलब अगर वो एक गाड़ी बनाना शुरू करने के लिए एक नौकरी पैदा करते हैं जी, तो आप 8 नौकरियां पैदा करते हैं। और जब हम एक नौकरी पैदा करते हैं पार्ट्स इंडस्ट्री में तो इनडायरेक्टली तकरीबन 5 नई नौकरियां क्रिएट होती हैं इससे रिलेटेड सेक्टर्स में, आपके जो सब वेंडर्स हैं उनके जरिए। जी बिल्कुल। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री से कोई 20 लाख लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है और ये इंडस्ट्री 150 अरब रुपए के लोकल पार्ट्स बनाती है हर साल। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब आप लोग 150 अरब के पार्ट्स बनाते हैं। 150 अरब के पार्ट्स बनाते हैं और इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि सिर्फ तो अगर आप इंपोर्टेड के भी बनाएं तो 250 अरब के। जी मैं उसकी तरफ आता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि टोयोटा हर रोज़ 25 करोड़ रुपए के पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और इन पार्ट्स में गाड़ी के तमाम स्टील के पार्ट्स लोकल बनते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स लोकल बनते हैं, सीट्स लोकल बनती हैं, जो डैशबोर्ड्स हैं वो लोकल बनते हैं, टायर्स, व्हील्स, रेडिएटर्स, मफलर्स, एक बहुत बड़ी रेंज है पार्ट्स की जो कि पाकिस्तान में बनती है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपका सवाल ये है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स लोकली क्यों नहीं बन सकते? हाँ बना लेना। उसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं इनकी तकलीफ हमें समझ आती है, आपकी नहीं समझ आती। जी देखिए, हर पार्ट जो किसी गाड़ी के लिए भी बनता है उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाती है, डाइज में, टूलिंग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। ये जो लोकल गाड़ी जब बनना शुरू होती है तो हमारे पास 5 साल का एक प्लान होता है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको अगले 5 साल में हमने रिकवर करना है। जो यूज्ड गाड़ियां हैं वो तो हर थोड़े दिनों में कोई नई यूज्ड गाड़ी का मॉडल चेंज होता रहता है, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जो जापान में 3 साल चलने के बाद वो अपने ऑक्शन हाउसेस के ज़रिए दूसरे मुल्कों में डिस्पैच कर देते हैं। लिहाजा ये वायबल नहीं है कि इनके पार्ट्स यहाँ बनाए जाए। आप वैसे हेल्दी कंपटीशन है, अगर आप अपनी नई गाड़ी पुरानी यूज्ड कार के मुकाबले में भी कंपटीशन में नहीं बेच पा रहे तो ये तो मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर की नाकामी है ना। लोग पुराना माल खरीदते हैं, आपका नया माल नहीं खरीदना चाहते। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुज़म्मिल साहब शुक्रिया, आपने आई थिंक ये लीड ली और हमें बुलाया और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एक आध गलत फहमी नहीं है, बहुत सारी है। पहले मैं आपको थोड़ा जो आपने स्टार्ट किया उस पर मैं कहूँ कि आपने कहा कि 49 कंट्रीज़ में, तो दुनिया में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, कोई एक कंट्री भी नहीं है, कोई एक कंट्री की मिसाल दे दें जहाँ पे यूज़ कार इस तरह अलाउड हो। और बाय द वे पाकिस्तान में भी यूज़ कार अलाउड नहीं है। ये गाड़ियाँ आती है पर्सनल बैगेज के अंदर, मींस के कमर्शियली नहीं अलाउड है। ये उन लोगों को अलाउड है जो बाहर से यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। उन बेचारों का, ड्राइवर्स का जो पासपोर्ट है वो $100 में बिकता है और यहाँ पे हर आप देखें मार्केट्स के अंदर जाके ये कमर्शियली ट्रांजैक्शन हो रही है। एक तो ये हो गया। आप ये कह रहे हैं कि यूज्ड कार की कोई इंपोर्ट पॉलिसी नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये जब वापस आते हैं तो इनको एक गाड़ी साथ लाने की वापस भी नहीं आते। ये देखें, इस साल अभी तक 30,000 गाड़ी आ चुकी है, 30,000, और सारी जापान से आती है, राइट। मुझे 30,000 लोग जापान में तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो 30,000 पाकिस्तानी जो ड्राइवर्स हैं जो दुबई में हैं, ओके, उनके पासपोर्ट खरीदे जाते हैं, उनको $100 दिए जाते हैं, ड्यूटी $100 में ही मिल जाता है। जी, वो उनके लिए $100 बहुत है, 100 होगा, 200 होगा। अच्छा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान वहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा हुंडी से जाता है दुबई, और वहाँ से पैसा वापस आता है। और जो गाड़ी है, जब हमें ये पता है कि वो खुद नहीं लेके आ रहा और यहाँ पे फर्ज करें आमिर अल्लाह वाला साहब ने खरीदी है और कोई बेच रहा है, इसका मतलब है गाड़ियों के शोरूम पर भरे में, तो इसका मतलब कमर्शियली हो रही है। तो उसके पैसे कैसे जा रहे हैं? उसके पैसे फिर हुंडी से जाते हैं। ये हमारी जो इंडस्ट्री है, पहले तो बैंकिंग चैनल है, आपकी जो इंडस्ट्री है मतलब फॉर्मलाइज इंडस्ट्री। अच्छा, फिर मैं आपको एक चीज़ आपने कही कि इस तरह है,
अब लेट्स अज्यूम ये इन्होंने कहा कि हम इनसे पार्ट्स खरीदते हैं एवरी सिंगल डे। इंडस मोटर सिर्फ 25 करोड़ रुपए के पार्ट्स पैन पाकिस्तान लेती है, 25 करोड़, जो साल में बनता है 70 अरब रुपए, 60 अरब रुपए, राइट। अब ये जो इन्होंने नौकरियां बताई, 12 आप कंपनियां जो गाड़ियां बना रही हैं तो सभी 25-25 करोड़ के, 20-20 करोड़ के खरीद रहे हैं। सेगमेंट के अंदर आप हर सेगमेंट के अंदर गाड़ी अवेलेबल आज। पहले एक होता था कि भाई 3 जापानीज हैं, आज तो चाइनीज़ भी है, कोरियंस भी हैं, हर कोई अवेलेबल है, हर सेगमेंट की गाड़ी अवेलेबल है। मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर देंगे फिर मैं आपको ज़रा बताऊंगा। अब एक गाड़ी जो हम बनाते हैं, खरीदते हैं, राइट, अगर ये जो कस्टमर खरीदता है तो कितनी नौकरियां हैं, मनी एक्सचेंज कितना होता है कि जो इनका एम्प्लॉई है उनको तनख्वाह दी जाती है, वो फिर साइकिल लेता है। अच्छा, जो यूज़ गाड़ी आती है उसमें कितनी ट्रांजैक्शन है, एक जापान में बंदा बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, एक शोरूम के अंदर उन्होंने 1-2 लोग रखे हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन है और प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। पर आपकी गाड़ी महंगी है। यस, अब मैं बताता हूँ, हमारी गाड़ी महंगी है, वो सस्ती है, लोग इसलिए खरीद लेते हैं। नहीं बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊँ, कस्टमर का भी तो राइट है ना। 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 600 से 1300 सीसी की जो गाड़ी है उसमें आइए चेक करवा लीजिए, अगर आप नई गाड़ी इंपोर्ट करें, न्यू, ब्रांड न्यू, तो $8,190 की ड्यूटी एंड टैक्सेस पड़ती है अगर नई गाड़ी मंगाए। ये यूज गाड़ी पे देते हैं $2,520 और $6,000 का फायदा है, 18 लाख रुपए का फायदा हो गया। हाँ नहीं, अब आप ये देखें कि अगर ये सीकेडी में ले तो $2,700 सीकेडी वाले जो हम ये गाड़ी बना रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 1600 से 1300 सीसी गाड़ी, तो इसका मतलब है कि डॉलर में ड्यूटी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। इनको दिए पहले जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो डॉलर में ज़्यादा ड्यूटी दे रहा है और यूज्ड इंपोर्टेड कार की ड्यूटी कम। अच्छा, अब मैं और एग्जांपल है, 1300 से 1500 सीसी गाड़ी अगर आप नहीं मंगाएं तो $15,200 आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट से $4,800 ले रही है, और जो हम यहाँ गाड़ी बना रहे हैं उसके ऊपर $7,200 की ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। हर गाड़ी, अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूँ, फॉर्च्यूनर बहुत महंगी लगती है, मुझे भी बहुत महंगी लगती है। आज ऑन रोड प्राइस उसकी 2,20 लाख रुपए है। आपको आप यू विल बी सरप्राइज, 58% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस है। गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 90 लाख है, बाकी सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब मैं ये डेटा जो है, और जब वही गाड़ी यूज्ड में आएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। बिल्कुल, उसका भी मैं बता रहा हूँ। अब वही गाड़ी जब यूज़ में आती है तो उस पर $28,000 है, और जब यहाँ पे हम बनाते हैं, ओके, उस पर $30,000 के टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा वही गाड़ी अगर हम नहीं मंगाए तो $80,000 के टैक्सेस होने चाहिए। तो एक्चुअली $80,000 से इसको डेप्रिशिएट करके $28,000 के यूज़ व्हीकल्स को एडवांटेज दिया गया है। इस वजह से यूज़ गाड़ियाँ सस्ती है, टैक्स का एडवांटेज। मुज़म्मिल साहब, मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा, किसी भी नई चीज़ को आप किसी पुरानी चीज़ से के मुकाबले में खड़ा नहीं कर सकते, ये बेसिकली गलत है ना। लोगों को वो भी नहीं लगती, हम क्या करें। नहीं ठीक है, देखिए, लेकिन बात ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं टैक्सेस में लेवल प्लेइंग फील्ड, टैक्सेस आप करें, गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों कर रही है। अच्छा, एक और सवाल होगा कि लेट्स अज्यूम ये गाड़ी नहीं आएगी तो एफबीआर, अगर वो गाड़ी नहीं आएगी और कोई यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी लेगा तो एक तो जॉब प्रोटेक्ट होगी, ठीक है, और आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे, तो इशू क्या है। शकील अहमद साहब, आपको कोई बात समझ आई है आमिर अल्लाहवाला साहब की और अली असगर जमाली साहब की, कोई आपको बात समझ आई है? शुक्रिया, आपने मुझे 2 बड़े लोगों के साथ बैठाया है। ये अपनी जारी बात है, फील्ड के बहुत बड़े नाम है, मैं तो इतनी बात नहीं जानता जितनी ये कर रहे हैं। मैं बिग पिक्चर पे बात करना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि हमें इकानमी के पर्सपेक्टिव से बात करनी है, या हमें जो कि हमारा कंजम्पशन मार्केट है उसके बिहेवियर पे। देखें, जो पहली बात यह है कि जो पहले हमारी जो इंडस्ट्री को ख़राब करने में बड़ा हाथ हुआ वो मोनोपोलीज का था, कि कुछ कंपनी से उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली। पर अब तो 12 हो गई ना, मोनोपोली ख़त्म हो गई। आप सुन लेना, अब उस मोनोपोली में ये हुआ कि गाड़ी की क्वालिटी, जो क्वालिटी थी वो गिरना शुरू हो गई। अभी बात कर रहे हैं कि लोग यूज़ क्यों खरीदते हैं। लोग यूज़ मोस्टली प्राइस एक चीज़ है, या क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप किस क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में बन रही है चीज़, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप एयर बैग की बात कर लें, आप सेफ्टी मेजर्स की बात कर लें, आप सारी चीज़ों की बात कर लें। अब ये क्यों हुआ है, ये एक बिग पिक्चर का सवाल है कि ये इसको कैसे आपने ठीक करना है कि ताकि आप लोग आपकी तरफ आएँ। जाहिर बात देखें ना, एक चीज़ मुझे अगर 20 लाख की मिल रही है और उसी क्वालिटी की चीज़ मुझे 30 लाख की मिल रही है, तो मैं 30 लाख वाला ले लूँगा जो नहीं होगी। अगर मुझे पता है कि 20 लाख वाले की क्वालिटी ठीक है, दूसरे का मॉडल ठीक है, बस क्वालिटी। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमने इग्नोर किया। नंबर 2,
जब हम बात करते हैं कि हमारा जो कि अभी भाई साहब बता रहे थे, बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया कि हमारे 20 लाख जॉब्स हैं। अगर हम टोटल ऑटो सेक्टर को देखें तो ना 35 लाख के करीब जॉब्स बनती हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हमने ये देखना है कि जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान में तो मोस्टली अगर हम देखें कारों को अगर देखना चाहें तो मेरा ना 50% पे उनका आता है कि जिसपे उनकी पाकिस्तान में लोकलाइजेशन हो सकी अभी तक। 50% तो अभी भी वो बाहर है। अब जो लोकलाइजेशन हुई है, हम स्टील की बात कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों की, या दूसरा जिसमें जो चीज़ें बनती हैं क्या वो सारे का सारा पाकिस्तान लोकल मार्केट से उठाया जाता है? अगर 50% को भी रखा जाए तो हमारा 50% जिस तरह ने बताया जी कि 70 अरब का इनसे वो खरीदते हैं, इसी का आप देखेंगे जो इसके अगेंस्ट जो होगा कितने अरब का इंपोर्ट करते होंगे हम, और वो पैसा भी बाहर जा रहा है। अब एक चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें एक ऐसा फार्मूला लेके आना है जिसको हम लोकलाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट पे जाएं। एक ही दूसरा लेकिन रामी साहब जो वो कह रहे हैं, रामी साहब नहीं, एक सवाल ले लें जो उनका पॉइंट है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कहते हैं अगर 1300 सीसी पर जो मेरे ऊपर टैक्स लगा हुआ है उतना ही टैक्स यूज कार पे भी लग जाना चाहिए, उसको सब्सिडी टैक्सेस में क्यों है? अच्छा, मैं आपको इस पे भी आता हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत से ममालिक की आप मिसाल देते हैं कि वहाँ बैन आता है या ऐसा इजाज़त नहीं होती। उन ममालिक के कुछ ब्रांड्स अपने भी हैं। हम अगर इंडिया की भी बात कर लें तो आपको एक ब्रांड नज़र आएंगे, उनका भी अपना, जैसे भी ब्रांड्स हैं कुछ। हमारा ऐसा कोई ब्रांड मुझे नज़र नहीं आता। अगर मुझे नहीं मेरी कम इल्मी है तो अपने दोस्तों से चाहूँगा मुझे बता दें। हाँ, ट्रैक्टर वगैरह में हम कर लेते हैं या कुछ चीज़ों में, मगर कारों में या इस तरह गाड़ियों में हमारा कौन सा ब्रांड है? एक चीज़। दूसरा, जब टैक्स रैशनलाइजेशन की बात की है, देखिए ये जो टैक्सेशन है ये हमारा फंडामेंटल फ्लॉ है पूरे सिस्टम का, कि जिसमें हमने पूरे सिस्टम में खड़ा कर दिया कि ना हम टैक्स पे चलना है। मुल्क टैक्सों पे नहीं चलते, आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी चाहिए होता है। अगर आप जो फैसिलिटेशन की बात करते हैं ना प्राइवेट सेक्टर को दें, तो तब दे सकता है जब गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होता है? आपकी स्टेट और इंटरप्राइजेस होती हैं, उनको हमने तबाह कर दिया है, उनको हम कहते हैं बेच दें। अब गवर्नमेंट ने तो फिर आप पे पालना है ना, जो कि गवर्नमेंट ने जो भी होना टैक्स आप लोगों से निकालने हैं। अब जिसको जो प्राइवेट सेक्टर बात करता है ना कि यानी कि हमें नई रिलैक्सेशन मिल रही, इसमें चीज़ ये है कि हमें, जो मैं पहले बात की है, हमें एक सेक्टर स्पेशलाइज होकर नहीं, हमें इकोनॉमी की बिग पिक्चर को देखना है, उसको हमने कैसे बैलेंस करना है। ठीक है रामी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन चूंकि मैंने एहसान अफजल साहब को अभी तक शामिल नहीं किया गुफ्तगू में, तो पहले राउंड में उनके लिए भी थोड़ा टाइम में रखना चाहता था। रामी साहब के सवाल आप दोनों ने सुन लिए हैं, यू विल रिस्पॉन्ड इट आफ्टर द ब्रेक। रामी साहब, दो बातें, वो एक तो वो कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन टैक्सेस फॉर इम्पोर्ट कार्स, और दूसरा वो कहते हैं ये क्या है आपने कि गिफ्ट स्कीम में गाड़ियाँ लाने की इजाज़त दी हुई है, इंपोर्ट की तो इजाज़त नहीं है यूज्ड कार्स की। कोई पाकिस्तानी अपने साथ ले आए तो 30,000 जापान से गाड़ियाँ आ गई, 30,000 बंदा जापान में आई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ठीक का इसी तरह ही है, ये पर्सनल बैगेज स्कीम में जो है गाड़ियाँ इंपोर्ट करना अलाउड है, और इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको रोकने के लिए मैकेनिज़म्स हैं। जिस तरह आप 5 साल से पुरानी गाड़ी को इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो एज लिमिट है इंपोर्ट की गाड़ी की वो 5 साल की है, और उसमें भी लेकिन ये पर्सनल बैगेज स्कीम के जो फ़ाइल का पेट है वो भर दिया जाता है, और एक वो निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर आप सही कह रहे हैं कि इसको चेक करने की ज़रूरत है। पासपोर्ट बिक रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है, मेरे ख्याल से यही है, और इसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये मिसयूज़ ना हो रही हो ज़्यादा, जिस हद तक ये बात मिसयूज़ ना हो रही हो या बंद ही कर देनी चाहिए। देखें, बात ये है कि किसी चीज़ को भी इसके अंदर फिर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात आ जाती है कि कंज्यूमर के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। अभी जिस तरह इन्होंने एयर बैग्स की बात की, ये एयर बैग्स के बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए, एयर बैग्स जो हैं ये अब ये लोकल गाड़ियों के अंदर नया फिनोमेना है। अगर आप चंद साल पहले चले जाएं तो एयर बैग्स ही नहीं करते थे लोकल गाड़ियों में, तो बहुत सारी वजूहात। और फिर देखें, बात ये कि जो टैरिफ उन्होंने टैरिफ की डिस्पैरिटी है वो एक वैलिड पॉइंट है, और मेरे ख्याल से अभी जो बजट आ रहा है हम इन दोनों साइड्स को दावत करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा साइड है जो इंपोर्ट कार्स की एसोसिएशन है, जो इंपोर्टर्स की एसोसिएशन है। वो कहते हैं आप लीगली तो इंपोर्ट यहाँ से एलसी नहीं खुल सकती यूज्ड कार की। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। दे जाएगा ना आप, उनके पार्ट्स की एलसी खुल सकती है, यूज्ड कार की एलसी खुल जाती है? नहीं खुल जाती है।
हवाले और हंडी से पैसा। देखिए ये इनका बड़ा वैलिड पॉइंट है और इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मैं भी इस बजट में वी विल इंश्योर कि इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन जो वो इम्पोर्टर्स की एक एसोसिएशन है उसका अलग एक मौक़िफ़ है, उनको भी बुलाया जाएगा। पैसे बन रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए मैंने आपको वो कंज्यूमर साइड भी बता दी, सेफ्टी साइड भी है और भी दीगर मामला। बात करते हैं तो इन दोनों को बिठा के मामला को बिल्कुल इनकी बात, अगर टैरिफ डिफरेंशियल ऐसा क्रिएट हो गया है जिसको दोबारा देखने की जरूरत है तो गवर्नमेंट इस पे आंखें नहीं बंद करेगी एंड वी कैन गो थ्रू इट। ठीक है रामी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई हैव गॉट अ मिनट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, आपकी कोई बात रह गई थी? देखें, जो हमारा मुल्क से एक पैसा गया है, जापान ने जितना पैसा में जापान को दिया इन कंपनीज के थ्रू, उससे हमारे यहाँ जाने के कभी अब हिसाब लगाएं तो हमारे फंड रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हमने 100% पे नहीं ना गए, ये हमारी नालायकियां हैं जिसको हम छुपाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम चलते रहेंगे। अब यही वाली अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी चाहिए चाइनीज कंपनी में या कोरियन कंपनीज में, तो उनको ये अलाउ ना हो कि सारी की सारी बाहर से बन के आए। इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल ये देखें बात ये जो इन्होंने 100% लोकलाइजेशन की बात, अब देखें अब ट्रैक्टर्स की अगर बात करें तो ट्रैक्टर्स की लोकलाइजेशन काफी हद तक जो है, आपका मिलर ट्रैक्टर है या और जो दीगर ट्रैक्टर्स हैं लोकल ब्रांड बन गए, हाँ लोकल ब्रांड बन गए तो उसकी इंपोर्ट ना होने के बराबर है। तो ये लोकलाइजेशन, बल्कि हम तो इनको ये पुश कर रहे हैं कि इनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए अब ये, और ये कुछ कर भी रहे हैं। अब जिस तरह आप 30,000 गाड़ी यूज्ड मंगा लेंगे तो वो नहीं देखें अब जिस तरह इंडस है उसने अपना कुछ मटेरियल्स जो हैं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो जहां आपके और ये जो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके अंदर भी आपके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो कि नहीं हो रही। तो हम इनको, गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो आप लोकलाइजेशन को बढ़ाएं, दूसरा आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं क्योंकि इस मुल्क को डॉलर्स की जरूरत है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो सवालात शकील रामे ने और एहसान अफजल साहब ने उठाए हैं वो हम ट्रेड से उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। यही ओपन डिबेट है। लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अली असगर जमाली साहब, काफ़ी बड़ी चार्जशीट है आपके ख़िलाफ़ और बहुत जस्टिफिकेशंस हैं कि हम क्यों ना यूज़ कार मंगाएं जब आप ना क्वालिटी देते हैं, ना कंपेटिटिव हैं, ना 100% लोकलाइज्ड हैं, फिर रिपेट्रिएशन में आपकी कंपनियां पैसे भी बाहर ले जाती हैं, तो फिर तो जस्टिफाइड बन जाता है। दूसरी रामी साहब ने और एहसान अफजल ने जो बात की। अच्छा देखिए, मुझे अब सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा। नहीं 7.5 मिनट चलें, 7.5 मिनट। देखिए पहले तो मैं एक बात ये करूँगा कि ये तो कंफर्म है ना कि जिस तरह यूज़ गाड़ी आ रही है वो इलीगल है, ठीक है, आज जिस तरह आ रही है ये माना है एहसान अफजल ने, माना मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरियां क्रिएट करना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना, ये सरकार का काम है, राइट? सरकार नौकरियां क्रिएट करना, हमें लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें कोई शक नहीं। सर मुझे कंप्लीट करने दें। फर्ज करें आज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, कि यार ठीक है हमने सिर्फ यूज कार पे काम करना है, कमर्शियली ओपन करें। मेरी बात सुने, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज टोयोटा मेरे पास इतने वेरिएंट्स हैं, मैं भी बाहर से मंगाऊंगा, अपने डीलरशिप पे बेचूंगा, होगा क्या? ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा मेरे पास 5 कैमरी जितने टोटो के और ब्रांड हैं जो यहाँ नहीं बनते हैं, आपको जो मैं सब चीजें, होंडा भी अपने ब्रांड्स ले आएगा, किया भी ले आएगा, बाहर के इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मेरे पास 5,000 एम्प्लॉइज हैं, मैं सबको कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़ फारिक, मुझे 200 आदमी चाहिए ये काम चलाने के, मेरे पास डीलर नेटवर्क है, मेरे पास मसल्स होंगे टू कीप द स्टॉक, और फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई विल मेक मोर मनी, बट इज दिस राइट फॉर द कंट्री? पर वो कहते हैं आप ले भी तो गए ना जापानी, अच्छा, बहुत पैसा ले गए पाकिस्तान से। मेरा सर से सवाल है, सर मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कितना डॉलर यूज कर लेती होगी साल का इंपोर्ट करने में? एनी रफ एस्टिमेट? मेरे ख्याल से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर, 2.5 बिलियन डॉलर्स के करीब। सो पिछला साल जो है ना उसमें टोटल 577 मिलियन डॉलर्स यूज हुए हैं, विच इज 1.12% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बिल। द हाईएस्ट एवर इज मे बी, आपने वो देखो, इज 2.2 बिलियन डॉलर्स। जब आपका इंपोर्ट बिल था 80 बिलियन, उसके अंदर भी सर जो परसेंटेज आ रही थी वो 1.5 to 2% थी। तो ये जो बात होती है ना कि जो मतलब अगर पाकिस्तान की पूरी इंपोर्ट्स में आप कह रहे हैं, खुशी ये कि मेरी सरकार जो बैठी है इनके पास नंबर सही है, वरना लोग कहते हैं 40 नहीं, वो तैयारी से आए हैं, वो तैयारी से आए। लेकिन अली जमाली साहब, इवन इफ यू इंपोर्ट
दिस मच, वो कहते हैं 100% लोकलाइजेशन। 100% गाड़ी लोकलाइज दुनिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा, इंडिया की बात की गई, इंडिया में देखिए, इंडिया में 45 लाख की गाड़ी की मार्केट है, हमारी 1.5 लाख गाड़ी की मार्केट है। एक मॉडल अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उसके अंदर $100 मिलियन की 3 लाख तक टच की थी सर, वो फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई है। अच्छा, दूसरी जो ट्रैक्टर की बात की सर, ट्रैक्टर 40 साल से सेम मॉडल चल रहा है। मैं अगर आपको 6ठे साल में गाड़ी दूंगा, आप बोले यार ये मॉडल चेंज नहीं करते। तो एक जब मैं गाड़ी को इंट्रोड्यूस करूंगा सर और उसके अंदर $100 मिलियन डालूंगा, आप कहते हैं पॉलिसी बना दें कि जितनी गाड़ियां बस यही चलेगी अगले 40 साल तक, आपकी भी लोकलाइजेशन पूरी हो जाएगी। 70-80 पर बाकी मुल्कों में भी तो लोकलाइजेशन है ना, ये उन्होंने क्या 10 साल एक ही मॉडल रखा? नहीं सर, अब आप देखिए सर, जब 45 लाख की गाड़ी की मार्केट होती है तो वो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। अब 45, अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, टाटा इंडिका एक इंडिया की गाड़ी है या ऑल्टो है, उसका वॉल्यूम जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री से डबल है। अगर वो ऑल्टो लेके आएगा और उसको 6 लाख गाड़ी का मार्केट मिलेगी साल की, और वो 30 लाख गाड़ी बेचेगा 5 साल में, तो उसकी एमोटाइजेशन और हमारी एमोटाइजेशन में फ़र्क होगा कि नहीं? अब सुजुकी जो बेचता है वो महीने की 3,000 ऑल्टो बेचता है, वो 36,000 गाड़ी बेचता है साल की, फिर 40,000 गाड़ी बेचता है साल की। इंडिया जो है, पर इज दिस अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर नॉट लोकलाइजेशन? नहीं, आई एम नॉट सेइंग। देखिए, लोकलाइजेशन के अंदर भी आज इफ ये करोला आप बाउंड नहीं थे 100% लोकलाइजेशन करने के? नहीं सर, 100% लोकलाइजेशन दुनिया में कहीं भी नहीं, इवन इंडिया में भी नहीं है। वहाँ पे होगी 80%। असल में मटेरियली जिससे गाड़ी बनती है वो इम्पोर्टेड है। अगर प्लास्टिक की इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं होगी और स्टील की इंडस्ट्री नहीं होगी तो आप लोकलाइजेशन नहीं कर सकते। ये चैलेंजेस हैं। पहले ये 2 इंडस्ट्रीज आपको चाहिए बड़े लार्ज स्केल पे, फिर वो हो सकती है। देखें, मैं आपको ये कहूँगा, इनका केस बिल्कुल बनता है। देखें, पहले ये 3 थे, अब ये 12 हैं। और ये जो हमारी पॉलिसी थी ये 16-21 की, जो हमारे PMLN के टेन्योर में आई, उसी ने अलाउ किया कि ये कंपटीशन आपका लोकल असेंबली के अंदर आया, जिससे आप अब ये सोच सकते हैं, अब क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गई, ये बिल्कुल सोचा जा सकता है कि इंपोर्ट को और क्लब किया जाए। ये बुरी सोच नहीं है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम जो कम से कम लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करूँगा। बिल्कुल इस पर सोचा जा सकता है कि आप यूज जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उनको कम करें और कम कर दें, क्योंकि हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है। बिल्कुल उसको डिस्करेज किया जाए, इसमें कोई ये मैं इसको रद्द नहीं करूंगा बात को, ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल बात है। हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए और ये इस बजट के ऊपर मेरे ख्याल से ये डिबेट होगी इसके ऊपर। एक पॉइंट में, सॉरी, एक पॉइंट अल्लाह वाला साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, जस्ट वन पॉइंट, जो एयरबैग्स की बात हुई। हाँ, एयरबैग्स नहीं देते यार। 2-3 हादसों में भी बड़ी बात हुई कि लोकल कार में एयरबैग ही नहीं था। देखिए, टोयोटा की तमाम गाड़ियों में ड्यूल एयरबैग्स है और हमारे आई थिंक पहले नहीं थे ना। पहले सर हम 4 साल, हम आज की बात करें ना, पिछले 4 साल से तो है। और हमारी जो नई क्रॉस आई है उसमें 7 एयरबैग्स हैं। अच्छा, किया की तमाम गाड़ियों में 6-6, 7-7 एयरबैग्स हैं, हुंडई की गाड़ियों में 6-6, सिविक के अंदर 5-6 एयरबैग्स हैं। कंपटीशन के बाद एयरबैग्स हैं, ये भी नोट करें। अब सर यूज कार में आप कहते हैं मुझे 7 एयरबैग मिलते हैं, अगर आपको ड्यूटी कम देनी है, ठीक है, अगर फर्ज करें मैं आज कहूँ कि मैं 6 एयरबैग लगा देता हूँ, तो मैं प्राइस बढ़ेगी तो मुझे टैक्स और देना है ना। उनकी तो फिक्स ड्यूटी है, वो कुछ भी मंगाए उनको ड्यूटी इतनी देनी है। यार 9 एयरबैग्स वाली गाड़ी मंगा ले और मुझे तो $2,500 ही टैक्स देना है। 5 एयरबैग्स वाली मंगाए $2,500। सर मुझे एक चीज़ बताए ना, ये कहते हैं एयरबैग है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम कहते हैं एयरबैग कल आपने कहा नहीं खुलता तो हम चेक करते हैं यूज़ गाड़ी में एयरबैग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कितने एयरबैग है, कैसे पता है? ये तो सिर्फ बातें हैं ना, वहाँ से एयरबैग। अभी रामे साहब से जवाब लेते हैं। रामे साहब लोडेड हो गए होंगे, लेकिन मैं अल्लाह वाला साहब की तरफ से होके वापस रामे साहब की तरफ जाऊँगा। जी, मेरा ख्याल है चूँकि बात लोकलाइजेशन की हो रही है, लिहाजा मुझे इस पर कुछ कमेंट करना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, लोकलाइजेशन के 2 बुनियादी जुज़्व हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान में एक विंडशील्ड जो है उसको बनाया जा रहा है, तो उस पर एक विंडशील्ड, एक मॉडल की विंडशील्ड बनाने के लिए तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट डिवाइड की जाए वॉल्यूम के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि वो वायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम पाकिस्तान में बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में या थाईलैंड के मुकाबले में। लिहाजा एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी वॉल्यूम कम है, और दूसरी हमारी वॉल्यूम, और हमने 2 साल में कम की भी है। हमारी बना रहे हैं, पाकिस्तान में विंडशील्ड बना रहे हैं, हमारी वॉल्यूम ऊपर नीचे होती रही है, जिसकी वजह से प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है वेंडर इंडस्ट्री में कि वो इन्वेस्ट करे। दूसरा जो जुज़्व है वो है टेक्नोलॉजी। अच्छा देखिए, दुनिया में गाड़ी अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान में असेंबलर्स तो आ गए हैं पूरी दुनिया के, लेकिन पाकिस्तान में पार्ट मैन्युफैक्चरर्स जापान से, कोरिया से, चाइना से नहीं आ रहे।
और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो उनको पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नज़र नहीं आती और उनको ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट का फोकस न्यू इंडस्ट्री पे नहीं है बल्कि एक बैलेंस को बरकरार रखने में। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारी नॉर्मली ये कहा जाता है कि यूज्ड गाड़ी इसलिए फ़ायदेमंद है कि उसकी वजह से गाड़ी एक आम पाकिस्तानी की, एक कॉमन मैन की दस्तरस में आ जाती है। नहीं, उन्होंने भी कहा सस्ती मिल जाए तो जी आम आदमी का तो फायदा है ना, तो अगर सस्ती मिले। अब इसमें मुजम्मिल साहब सवाल मेरा ये है कि आम आदमी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आम आदमी वो है जो कि 30, 35, 40 लाख रुपए की यूज्ड कार खरीद सकता है, या आम आदमी वो है जो कि हमारी फैक्ट्रीज में 32,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, या कोई इंजीनियर है जो कि 50,000 रुपए का जॉब कर रहा है? मेरे ख्याल में आम आदमी वो है जो कि बेसिक जॉब कर रहा है और हर आदमी 5-5 लोगों का घर चला रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ उस आम आदमी के मफाद को सोचना होगा। इंडस्ट्री में अब कंपटीशन मौजूद है, मेरे ख्याल में यूज्ड कारी की इंपोर्ट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। रामे साहब, आपने अली असगर जमाली साहब को भी सुन लिया, आपने आमिर अल्लाह वाला साहब को भी सुन लिया, आपने राना एहसान अफजल को भी सुन लिया। आपके कुछ सवालों के जवाब उन्होंने लोकलाइजेशन के हवाले से भी दिए जो आपने उठाए, और यूज्ड कार के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है कि ये इसमें जो ड्यूटीज़ को आपने उनके लिए ज़्यादा और उनके लिए कम रखा हुआ है। अब आप क्या कहते हैं इस पर? अब देखें, पहला तो जो लोकलाइजेशन पे इंडिया से कंपेयर किया, बहुत बड़ी आबादी है। आप इसको मलेशिया से कंपेयर करें जिसकी सिर्फ अराउंड अबाउट 35 मिलियन के लोग हैं, या आप थाईलैंड से करें जिसके 75 मिलियन लोग हैं, वो तो हमसे भी तो कितनी छोटी मार्केटें हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना लिए। ये जो चीज़ होती है जी, हमें ना एक बड़ा जिन दिखा के ना उस कंपटीशन से बाहर नहीं जाना। दूसरी जो अहम चीज़, गुड पॉइंट, मलेशिया और थाईलैंड से कंपटीशन होना चाहिए, इंडिया से क्यों करें? ओके सर, थाईलैंड की मार्केट, बात पूरी करने दें। सॉरी। अच्छा, बात पूरी करें। अब प्रोटान जो आई है, जो मेरा प्रोटान जो है, ये मलेशियन ब्रांड है ना, जो भी आई है पाकिस्तान में। तो इस तरह थाईलैंड की जब बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि देखें क्वालिटी, आप दुनिया में अगर वॉक्सवैगन या टोयोटा या इनकी कहीं पे भी गाड़ी में फॉल्ट निकलता है ना, वो पूरी दुनिया से लाखों गाड़ियां वापस मंगवा लेते हैं। ये होती है श्योरिटी आपकी क्वालिटी पे लोग जो आते हैं। जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है जिस पे आपकी इंडस्ट्री बिल्ड करती है किसी मुल्क की भी, आप नया क्या ला रहे हैं। अब मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ। जब चाइना मार्केट में आया कि हमने इसको गाड़ियों में कम्पीट करना है दुनिया में, तो उन्हें रियलाइज़ किया कि जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं दुनिया में, उसमें हम कम्पीट नहीं जल्द कर पाएंगे, करेंगे भी तो पता नहीं कितने हमें डेकेड्स और लगे। उन्हें आइडेंटिफाई किया हमारी मार्केट बनेगी ईवीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। मुझे आज दिखाएं कि चाइना को कौन कम्पीट कर रहा है ईवी में, इवन टेस्ला, सब उनसे पीछे रह गए हैं। हमें अपनी मार्केट नीश को करना है कि हम कहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब इनोवेटिव थिंकिंग करें ना। हमारे क्या होता है, आप पैसे जमा करवा दें, 6 महीने वेट करें, और 6 महीने पे वो लेके सूद भी लेते हैं, इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं। जब साल भर गाड़ी मिलती है तो आपको कैसे आपकी मार्केट में लोकलाइजेशन होगी? देखिए, आपने सूर जो होते हैं ना, मैंने टाटा की अपने मिसाल दी, कहाँ से शुरू किए कहाँ पहुंचे वो। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, लोग कोई भी नहीं बाहर से मंगवाना चाहेगा। देखो, मुझे दुख होता है जब पाकिस्तान से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, चाहे वो यूज्ड गाड़ियों में जाए, चाहे वो हम पार्ट्स में बेचते हैं। अब जो यूज्ड गाड़ियों की जो बात कर रहे हैं उसमें जाता है, इसका मतलब है कंडम की हुई चीज़ों को हम यहाँ से अपना फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया कर देते हैं, उधर वो नहीं चल रही है, रिबत ला के उसमें हम अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए जो जापान की इंडस्ट्री है ना, कार की, ऑटो की, इसने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया हुआ है। इसने पाकिस्तान का जो है ना इकोनॉमी का, आप इसको पढ़ के देखें ना, तब से 72 से ऑनवर्ड इससे हमारी इकोनॉमी के साथ क्या किया, रोल प्ले किया है सिर्फ एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने। तो हमें पता चल जाएगा, हमने चाहे वो यूज्ड है, चाहे इनके 3-4 ब्रांड है, सारा पैसा अब तो 12 ब्रांड है ना हमारे पास। कंपटीशन अब आ गया मार्केट, अब तो 12 अब आ गए ना। हम तो आज की बात करेंगे ना, आज जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे आगे ना। मैं आज की बात कर रहा हूं कि आपने इसको जो लोकलाइजेशन करनी है तो आप एक नई चीज लेके आए। अगर आप चीज नहीं लाते, अगर आप लोकलाइजेशन को फिर आप भूल जाएं, फिर आप यही होगा कि इतने % वहां से आ रहा है, और जो उनकी कोर टेक्नोलॉजी होगी ना, कोई भी जो मुल्क है जो उसकी कोर टेक्नोलॉजी होता है वो कभी आपको नहीं देगा, क्योंकि वही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वही कहीं कॉपी होगी तो उन्होंने फिर मार्केट में क्या करना है। तो हमें अपनी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमें अपनी ही डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए अगर ये करना चाहें। अगर यही करना है कि जान के जितनी भी नई गाड़ियां भी आ रही हैं, चाहे वो साउथ कोरियन है या किसी और मुल्क से भी आ रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपसे 3 महीने 6 महीने आपको वेट करवाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं वो पैसा कहाँ रखा है उन्होंने। इसी तरह जो दूसरी गाड़ियों वाले हैं जो आप लोकल बनाते हैं, वही यही कर रहे हैं। मर कौन रहा है?
ठीक है, देखिए कंज्यूमर मार रहा है ना। आप कंज्यूमर देखिए क्या कहता है, इससे बेहतर है तो फिर मैं इंपोर्ट कर लूं सेकंड हैंड गाड़ी। मैं जो पहले बात कही थी, हमें बिग पिक्चर को देख के चलना है, जिसमें जिसका जो कसूर है उसको करे, फिर हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, देखिए रामे साहब वो जवाब मैं उनसे लूंगा कि पैसे 6 महीने पूरा रख लेते हैं। रामे साहब की बात को बहुत एहतराम के साथ मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। आपको राइट है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में वॉल्यूम्स हैं, जब वो कहते हैं मलेशिया में 35 मिलियन की आबादी है मगर मलेशिया में 15 लाख गाड़ियाँ बनती हैं। थाईलैंड में 7 करोड़ की आबादी है मगर थाईलैंड में 20 लाख गाड़ियाँ बनती हैं। इंडिया में 45 लाख गाड़ियाँ बनती हैं। देखिए, मैं ये बात बड़ी साफ कहना चाहता हूँ। आप मार्केट आबादी नहीं है, आप नंबर ऑफ व्हीकल्स से बात हम कैलकुलेट करेंगे। पाकिस्तान की जो आबादी से नहीं करेंगे, उसका मुकाबला करना चाहिए इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान में 24-25 करोड़ की आबादी है। इंडोनेशिया में 14 लाख गाड़ियाँ बनती हैं, पाकिस्तान में इस साल 1 लाख गाड़ी बनेगी। देखिए, ये बात समझना ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बुनियादी स्टेप लिया कि यूज्ड कार को इस्तेमाल किया लोकल इंडस्ट्री को कंट्रोल में रखने के लिए। उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। अब 3 से बढ़ के 12 असेंबलर हो गए। अब अगर आज भी किसी को ये शिकायत है कि लोकल इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं है, या वो कार्टेलाइज करती है, या वो मोनोपोली क्रिएट की हुई, तो मेरा ख्याल है ये इकोनॉमिक्स के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। जितने 2016 की पॉलिसी में जब नए OEM आए, नए असेंबलर आए, उसमें पापाम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि उनको कम रेट ऑफ ड्यूटी पे पार्ट्स मंगाने की इजाज़त दी गई। हमारी लोकलाइजेशन का नुकसान हुआ, लेकिन पापाम ने नए एंट्रेंट्स के आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और कुर्बानी दी। तो मेरे ख्याल में ये कहना बुनियादी तौर पर मुनासिब नहीं है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए मुज़म्मिल साहब, नई चीज़ को पुरानी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं यूज्ड एयर कंडीशनर मंगाना चाहूँ, तो क्या वो नए एयर कंडीशनर के मुकाबले में नए एयर कंडीशनर मंगा सकते हैं? नहीं, आप यूज्ड गाड़ी भी नहीं मंगा सकते सर। ये तो मिसयूज़ है ना। यानी अगर वैसे कबाड़ में आते होंगे, नहीं आते सर, वो आ ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में यूज्ड आइटम बैंड है, यूज्ड गाड़ी भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप यूज्ड रेफ्रिजरेटर मंगाना चाहें तो पाकिस्तान का कोई ब्रांड उससे कम्पीट नहीं कर सकता। 3 साल पुराना रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर $100 का मिलेगा, लोकल ब्रांड कैसे? तो ये हमें एप्पल्स विद एप्पल्स। और एक और बात ये समझना ज़रूरी है, देखिए पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी है, उसका 60% 30 साल से या 25 साल से कम उम्र है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप हर चीज़ मंगाना शुरू कर देंगे, जब मैंने आपको कॉमन मैन की एग्जांपल दी, वो जो हर साल मिलियंस ऑफ बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं, अगर आप उनको जॉब्स नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कोई हुकूमत किसी ऐसे फैसले को जस्टिफाई नहीं कर सकती, जबकि 12 असेंबलर मौजूद हैं, कि वो फिर भी यूज चीज़ों की इंपोर्ट की इजाज़त है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो लास्ट सेगमेंट में कुछ कंक्लूड करने की करेंगे ताकि लोगों को कुछ सिमत और हुकूमत को भी कुछ सिमत दी जा सके। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मेरे पास अब आप सबके लिए 1.5 मिनट है। जमाली साहब, हाउ डू यू वांट टू कंक्लूड इट नाउ? देखिए, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, ओके, कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ठीक है, इंडस्ट्री को। टैक्स डिस्पैरिटी खत्म खत्म, यूज्ड कार ही खत्म की जाए। आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन मैंने सर ने जो बात की उसके ऊपर आई डोंट नो पॉलिटिकल क्या इश्यूज होंगे, कॉमन मैन के लिए क्या, वो आई डोंट नो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जो टैक्स गवर्नमेंट को कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें डिस्पैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से पार्ट्स इंडस्ट्री हमारी पूरी तबाह हो रही है, और पार्ट्स इंडस्ट्री का पूरी ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं फ़र्ज़ करें एक पार्ट मैं पैन पाकिस्तान खरीदता हूँ, तो आप ये सोचें कितनी लॉजिस्टिक्स मूव हो रही है, उसमें कितनी जॉब्स है ड्राइवर्स की। वहाँ से गाड़ी जब आती है तो यहाँ पे आती है पोर्ट पे, पोर्ट से सीधा उसी शोरूम पे आती है, राइट? सो हम डिस्पैरिटी, हाउ डू यू वांट टू कंक्लूड? जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गाड़ियों की सनत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। 70 लाख की करोला में तकरीबन 35 लाख रुपए के टैक्सेस हैं। इसका मतलब 100% टैक्स है। एक गाड़ी बिकती है, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बेनिफिट। 48% टैक्सेस हैं करोला की कैटेगरी पे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑटो इंडस्ट्री को अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी बात, इंडिया की बात हुई, मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं, पाकिस्तान में बनी हुई करोला दुनिया की सबसे सस्ती करोला है। जो गाड़ी इंडिया में ज़्यादा तादाद में बनती है वो सस्ती है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन इंडिया की सिविक, सिटी, करोला, ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में सस्ती हैं क्योंकि इंडिया में इन गाड़ियों की वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है।
सारा खेल वॉल्यूम बढ़ाने का है। वॉल्यूम बढ़ाने से जॉब्स बढ़ेंगी, और मिडिल क्लास की रीच में लाने। रामी साहब, यू हैव 1 मिनट। आपने सुना सबको, कुछ कन्विंस हुए आप? एक चीज देखें, एक चीज तो क्लियर है, हमें लोकलाइजेशन पे जाना है, चाहे वो इंपोर्ट है चाहे कोई भी है। हमारा फॉरेन रिजर्व जाया होता है, वो रोकना है हमें। वो इंपोर्ट कार्स में भी, यूज्ड इंपोर्ट में भी जाया होता है। बिल्कुल नहीं, वो भी जाया होता है। मैं ये तो कह रहा हूँ, हमें रोकना है। हमें अपनी ही ब्रांड पैदा करने की कोशिश करनी है। नंबर 2, अब देखिए गाड़ियों के वेट कम हो रहे हैं। सिविक है, हुंडा है, इसका मतलब क्वालिटी आपकी गिर रही है, लोहा अच्छा नहीं लग रहा, स्टील को मुयारी पे नहीं जा रहे। ये चीज़ें आपके एक्सीडेंट और दूसरे प्रोसेस में, दूसरी चीज़ों में होती हैं। तीसरी चीज़ ये, अगर आप वाकई आम आदमी की आप बात करते हैं, आम आदमी को आपने देनी है 32,000 वाले को नौकरी, या यूथ को आप अप्रेंटिसशिप को चालू करें। उसके मुताबिक आपको 5% आपको लोग वो रखने हैं, यंग इंजीनियर या स्टूडेंट्स या वो लोग। आप बताएं कितनी इंडस्ट्री वाले आप रखते हैं? वो 5% जो होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल है, वो भी ठीक है। ठीक है राना साहब, देखिए एज गवर्नमेंट, जी देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही ये कंपटीशन जो है वो बड़ा है। और हमारे यूज्ड कार भी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो केस है कि इंपोर्टेड व्हीकल्स को और कर्ब किया जाए, वो स्ट्रांग हो गया है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कंपटीशन बढ़ गया है, कंज्यूमर के पास चॉइस आ गई है, ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर हो गई है, एयर बैग्स आ गए। बिल्कुल मैं इनसे समझता हूँ कि गवर्नमेंट, आप प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी करूंगा, मिनिस्टर इंडस्ट्री से भी करूंगा कि केस जो है वो एक तो टैरिफ रैशनलाइजेशन या डिस्पैरिटी को कम बिल्कुल करना चाहिए। और हमें लोकल, देखें एज ए पॉलिसी, ये हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हम इनकरेज करना चाहते हैं। वो तो बड़े डिप्रेस नहीं, मेरे ख्याल से इनको इनके साथ मिलके बैठेंगे, इनके साथ मिलके बैठेंगे और बिल्कुल जो है वो हल निकालेंगे मसले का। और ये फ़ायदे में है कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन हो, गिवन कि ये लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। जिन पार्ट्स की लोकलाइजेशन को दिए गए हुए हैं, इनके पास टारगेट्स हैं, वो कंप्लाई करने, और लोकलाइज जो पार्ट हो चुके हैं उसको एक्सपोर्ट भी करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेंगी। नाज़रीन, आपने आज मेरे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। गाड़ियों की सनत से हमने गुफ्तगू की, यूज्ड कार्स पर बात की, गवर्नमेंट के टैक्सेस पर बात की, लोगों के कंज्यूमर राइट्स और क्वालिटी ऑफ कार पर बात की, लोकलाइजेशन पर बात की। हम दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जो गाड़ियाँ बनाते हैं, और बहुत सारे दुनिया के 150 ममालिक हैं जो गाड़ियाँ नहीं बनाते हैं। हम गाड़ी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस सनत को डूबने से बचाना है, इसी के लिए आज की ये हमने महफिल से शो किया है। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।